Hello and welcome to class 8th. So today we will continue with our same chapter, that is from trade to territory, chapter 2 in history. Our topic will be the Anglo-Sikh Wars. It took place between two armies, British Army and Sikh Army. जैसे कि एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिश जब जीत गई थी तो उन्होंने विंध्यास को कैप्चर कर लिया था, तो अब उनकी नज़र पड़ती है कहाँ, नॉर्थ फ्रंटियर पे। ये जो वॉर हुई है ये एक्चुअली एंग्लो और यानी इंग्लिश और सिख के साथ हुई है। नाउ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर दैट इज़ 1845 to 46 and the second Anglo Sikh War 1848 to 49. Let us start the first Anglo Sikh War. The death of Maharaja Ranjit Singh of Punjab 1839 was followed by a period of instability of which the British took advantage. बिल्कुल सेम वैसे ही आप कह सकते हो जैसे निज़ाम ऑफ हैदराबाद और कर्नाटक के जब रूलर्स की डेथ हुई थी, सेम वहीं पर ब्रिटिश ने उसका एडवांटेज उठाया था, वैसे ही यहाँ पर एडवांटेज उठाते हैं कब, जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ होती है। द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ब्रोक आउट व्हेन द सिख आर्मी ट्राइड टू क्रॉस द सतलज एक रिवर है, टू ऑक्यूपाई लाहौर, द ब्रिटिश डिफीटेड देम। अब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ये कहते हैं तब होती है जब सिख आर्मी क्या करती है, सतलज रिवर को क्रॉस करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो लाहौर को ऑक्यूपाई करना चाहती थी। जैसे कि सभी किंग्स या रूलर्स अपने अपने टेरिटरीज़ को एक्सपैंड करते थे, तो वैसे ही इनकी भी आर्मी कर रही थी, लाहौर को ऑक्यूपाई इसलिए करते क्योंकि अपने टेरिटरीज़ को एक्सपैंड करना चाहती थी। लेकिन ब्रिटिश इनको यहाँ पे क्या करते हैं, इनके साथ एक वॉर करते हैं और इनको डिफीट कर देते हैं। अब ये सतलज रिवर क्रॉस करने का क्या रीज़न था जो उनके साथ एक वॉर होती है, उसका रीज़न ये था कि अर्लियर टाइम्स जब व्हेन रंजीत सिंह वाज अलाइव, तो ही हैज़ साइंड वन ट्रीटी विद ब्रिटिश एंड द ट्रीटी वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ऐसे अमृतसर की ट्रीटी में ये था कि सिख फोर्सेस विल नॉट क्रॉस द लेफ्ट बैंक ऑफ सतलज रिवर, कि वो वेस्ट और नॉर्थ जोन को तो क्रॉस कर सकते हैं, से वो आगे बढ़कर कॉन्कर कर सकते हैं एरियाज़ को, बट लेफ़्ट से नहीं कर सकते थे, लेफ़्ट। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने सतलज रिवर को क्रॉस करने की कोशिश करी, तो ब्रिटिश को यहाँ पे एक चांस मिल गया, क्योंकि तो वो वैसे भी एक्सपैंड करी थी ना अपने टेरिटरीज़ को। चांस मिलता तो यहाँ पर एक वॉर होती है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, एंड इन विच द सिख डिफीटेड एंड ब्रिटिश वॉज द विनर। तो जैसे कि लाहौर को क्रॉस कर रहे थे, लाहौर की तरफ बढ़ रहे थे, तो यहाँ पर एक ट्रीटी लाहौर के नेम पर रखी जाती है, द ट्रीटी ऑफ लाहौर। इस ट्रीटी में क्या होता है, कंडीशंस यानी टर्म्स फिर से रखी जाती हैं। द टर्म्स वर लाइक दिस कि सिख के जो रूलर होंगे वो कौन रहेंगे, दिलीप सिंह ही रहेंगे। दिलीप सिंह कौन थे, ही वॉज द सन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। एंड सिख लॉस सम टेरिटरीज ऑल्सो, कुछ टेरिटरीज भी इन्होंने अपनी खो दी, एंड वॉर इंडेमनिटी भी इनसे मांगी गई, बहुत ह्यूज इंडेमनिटी थी। इंडेमनिटी मीन्स कॉम्पनसेशन, एंड इट वॉज 1.5 करोड़ एट दैट टाइम। तो होता क्या है, ब्रिटिश को ये इतना पार्ट पे नहीं कर पाते, कुछ पार्ट का ही पेमेंट हो पाता है, जिस वजह से इंग्लिश इनकी कुछ टेरिटरीज़ को क्या कर लेती है, अनेक्स कर लेती है। So here we have completed the first Anglo-Sikh War. Second is 1848-49, the second Anglo-Sikh War. Maharaja Dilip Singh was the ruler of Punjab. Lord Dalhousie was the Governor General of India. The second Anglo-Sikh War fought between, ये हम बात कर चुके हैं, 48 से 49 के बीच में लड़ाई होती है। कॉजेज़ क्या थे ये पढ़ लेते हैं इस एंग्लो सिख वॉर के, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के। द ह्यूमिलिएशन कॉज बाय द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वेयर इन द सिख एम्पायर हैड लॉस्ट सम टेरिटरीज टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एक्चुअली इन्होंने बहुत ह्यूमिलिएशन फेस किया था। रीज़न उसका ये था कि जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी उसमें सिख एम्पायर ने अपने बहुत सारी टेरिटरीज खो दी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ चली गई थी। एक तो वैसे ही उनका दिमाग भड़का हुआ था। दूसरा रीज़न था द सिख रीजेंट महारानी जिंदन कौर वॉज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली बाय द ब्रिटिश। और जो महाराजा रंजीत सिंह की वाइफ थी जिनका नाम था महारानी जिंद कौर, उनके साथ ब्रिटिश बहुत ख़राब ट्रीटमेंट करती थी। She was removed from Lahore on conspiracy charges against the British resident in Lahore. Resident वर्ड हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। तो लाहौर में ब्रिटिश ने अपना एक रेसिडेंट जो था प्लेस किया था,
तो रानी जिंद कौर के ऊपर एक कॉन्स्पिरेसी चार्जेस लगाए जाते हैं कि आप षड्यंत्र रच रहे हो हमारे ब्रिटिश रेसिडेंट के अगेंस्ट, तो उनको वहाँ से रिमूव कर देते हैं उनकी थ्रोन से। और द एंटायर सिख स्टेट रिवोल्टेड एंड लॉर्ड डलहौजी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सिख। तो बार बार ये ऐसे ही वर्क करते थे जिससे कि बार बार क्या हो जाए, वॉर हो और फिर उनसे एक ट्रीटी साइन कराई जाए। तो अगेन स्टेट पूरा इनका रिवोल्ट करता है क्योंकि वो बहुत उनके टेरिटरीज भी चली गई, उनके रूलर को भी आपने रिमूव कर दिया। सो यहाँ पे वॉर होती है जिसमें अगेन सिख क्या हो जाते हैं, डिफीट हो जाते हैं एंड द ब्रिटिश अनेक्स पंजाब। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं 1849 में पंजाब पूरी तरह से क्या हो गया था, अनेक्स हो गया था। रीजेंट का मतलब होता है कि किसी दिलीप सिंह जो थे ही वॉज अ माइनर, ये माइनर थे, तो टेम्परेरी बेसिस पर रानी जिंद कौर को वहाँ पर थ्रोन पर प्लेस किया गया था, बिठाया गया था टू टेक ऑल डिसीजंस। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंध एंड अफगानिस्तान। इन द लेट 1830s, the East India Company became worried about Russia. It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from northwest. Driven by this fear, the British now wanted to secure their control over the northwest. EEIC को एक फेयर ये था कि कहीं रशिया जो है अपनी फोर्सेस के साथ इंडिया में ना आ जाए, क्योंकि वो एशिया की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। सो ब्रिटिश थॉट क्यों ना अब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के एरियाज़ पर भी कब्जा किया जाए। नॉर्थ वेस्ट यानी पंजाब, अफगानिस्तान की हम बात करने जा रहे हैं। सो दे फॉट प्रोलॉन्ग्ड वॉर एंड दे स्टार्टेड इनडायरेक्ट वॉर्स विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842। इसी तरह से अफगानिस्तान के जब इनडायरेक्ट वॉर स्टार्ट कर दी तो कंपनी का इनडायरेक्ट रूल स्टार्ट हो गया और ग्रेजुअली धीरे धीरे वो किसको अनेक्स कर लेते हैं, सिंध को भी अनेक्स कर लेते हैं और पंजाब को भी अनेक्स कर लेते हैं। कब? 1843 में। डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। धीरे धीरे जब सभी एरियाज़ कंपनी के कंट्रोल में आ ही गए थे बट अभी भी कुछ एरियाज़ रह गए थे, तो उसको लाने के लिए एक नया मेथड लाया जिसका नाम था डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स वॉज एन annexation policy devised by Lord Dalhousie, the Governor General of India between 1848 and 1856. इस पॉलिसी को डिवाइस किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था, जो उस टाइम गवर्नर जनरल थे 48 से 56 तक। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रीन, the rulers of Indian princely states, territories, subsidiary alliance with the British and those without a natural heir to the throne had to take permissions from the British to adopt an heir. It means अगर किसी किंग का कोई नेचुरल एयर नहीं है, यानी उसका कोई रियल ब्लड सन नहीं है, तो वहाँ पर अगर वो किसी को अडॉप्ट करता है तो उसको वो एज ए सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी ट्रीट नहीं किया जाएगा। उस केस में उसकी टेरिटरी को क्या कर लेंगे, लैप्स हो जाएगी, यानी कि ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाएगी। The British had the right to sanction or to refuse recognize such an adoption. अब ब्रिटिश के पास इसका राइट था कि अगर वो किसी को अडॉप्ट करते हैं तो उसको सैंक्शन करना या उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देना, ये भी राइट किसके पास था? ब्रिटिश के पास था अडॉप्शन का। The territories of rulers who were without a male heir were annexed if the adoption was नॉट सैंक्शन। और अगर अडॉप्शन सैंक्शन नहीं होगा उस केसेस में टेरिटरीज जो थी रूलर्स की, उसको भी क्या कर लिया जाएगा, अनेक्स कर लिया जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि कंपनी ने कई सारे प्रिंसली स्टेट्स को इन्हीं कंडीशंस पर यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ऊपर इन्होंने जैसे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर, झांसी जैसे कई सारे स्टेट्स को क्या कर लिया, अनेक्स कर लिया। और अवध का जो इन्होंने दिया है उसको कहते हैं कि इन्होंने मिस गवर्नेंस, कि वहाँ पर मिस गवर्नेंस हो रहा है स्टेट में, उसके बेसिस पर इन्होंने क्या किया, उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया। इस तरह के अजीबोगरीब रीजंस दिया करते थे। डलहौजी ने और क्या किया, ही ऑल्सो एबॉलिश टाइटल्स एंड पेंशंस ऑफ द एयर्स ऑफ चाइल्डलेस इंडियन रूलर्स, कि जिनके इंडियन रूलर्स के जिनके जो चाइल्डलेस थे उनकी पेंशन टाइटल्स भी एबॉलिश कर दिए। सेकेंड ये कहते हैं पेशवा बाजी राव सेकेंड की जो डेथ हो गई जब, तो उन्होंने एक सन अडॉप्ट किया था जिनका नाम था नाना साहिब। तो नाना साहिब वॉज अलाइव, लेकिन उनकी भी पेंशन क्या कर दी, उन्होंने डिनाई कर दी। और लास्ट में कहते हैं द इम्पीरियल टाइटल जो मुगल था, मुगल एम्परर, वॉज ऑल्सो अबॉलिश्ड। नाउ देयर इज़ वन मैप इट शोइंग द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया अराउंड 1856।
I am going to ask two